Hey guys, क्या हाल है? We are almost on the last leg of all our revision lectures. Almost all the revision lectures are already uploaded on the YouTube, sir. आप देख सकते हो सारे revision. These are completely amended and applicable for December 2021 attempt. May 2022 attempts के लिए बहुत सारे amendments आ गए हैं, तो वो रेफर ना करें. आपके लिए मैं अलग से revision वीडियो आगे चल के बना दूंगा. लेकिन सर अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ before I start with my revision. वी विल बी डूइंग वन मोर रिविजन मैराथन. इसका मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको अभी से बता देता हूं. 21 नवंबर से 24 नवंबर तक का हम रिविजन मैराथन करने वाले हैं सर, जिसमें हम पूरा लॉ फिर से रिवाइज करेंगे. बिग डिस्क्लेमर, मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा, मैं यूट्यूब में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपके लिए शेड्यूल बना के दूंगा, मैं टेलीग्राम में आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करूंगा और मैं आपको रियल टाइम सपोर्ट दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा ताकि आप उस रिवीजन में बहुत आगे बढ़ पाए. सर मैं आपको बता देता हूं 21 से 24 नवंबर इज द बेस्ट टाइम टू रिवाइज, बिकॉज उसके बाद आपको ऑडिट और एसएफएम पिक करना पड़ेगा. आप बाद में रिवीजन शुरू करोगे, मेरे पास डाउट के लिए आओगे, तो शायद बहुत ज्यादा डाउट्स मैं मैनेज कर नहीं पाऊंगा. तो माई रिक्वेस्ट इज इन 3 दिनों में एक्टिव हो जाओ, लॉ के रिवीजन को प्लान कर लो, आगे पीछे अपने किसी और पेपर को कर लेना और हम उसमें सारे रिवीजन खत्म कर देंगे. सर तब तक मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मेरे जो छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं, जैसे कि पीपीआईआरपी बचा है, वाइंडिंग अप बचा है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ वीडियो तो उसके भी यूट्यूब में है मेरे, लेकिन मैं उसका एक प्रॉपर रिवीजन वीडियो कोशिश करूंगा बना के देने की. मेरा गला नहीं पकड़ना दोस्त, ठीक है? अब सर सुनो मेरी बात, क्योंकि मटेरियलिटी पे फोकस करो, फेमा पे फोकस करो, आईपीसी पे फोकस करो, वाइंडिंग अप वगैरह चलता है. डॉर्मेंट कंपनी, सर डॉर्मेंट कंपनी अब इस वाले रिवीजन में हम क्या करने वाले हैं, डॉर्मेंट कंपनी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, गवर्नमेंट कंपनी, पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड और छोटे छोटे जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उसको रिवाइज करने वाले हैं. बहुत वेटेज हो सकता है सर, कभी कभी एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आ जाता है. अगर नसीब बहुत ही खराब रहा, अगर पढ़ के नहीं गए और नसीब खराब रहा तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन अगर पढ़ के गए हो सर तो नसीब अच्छा होगा. बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स है क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं. डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन 445. डॉर्मेंट कंपनी क्या होता है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु कैन अप्लाई टू बिकम अ डॉर्मेंट कंपनी? सो अ कंपनी which is formed, there are two types of companies which can apply for a dormant company. One, a company which is formed for a future project, or a company which holds assets or to hold asset or intellectual property and has no significant accounting transaction. आपकी कोई भी ऐसे significant accounting transaction नहीं है. वो क्या होता है सर, वो मैं नीचे आपको बताऊंगा. तो वो आप वो एप्लीकेशन दे सकते हो डॉर्मेंट कंपनी बनने के लिए. दूसरा, if you are an inactive company, and what do I mean when I say inactive company? Means a company which has not been carrying on any business or operations. एंड सर यहां पे एक वर्ड है एंड. लोग ऐसा पूछते हैं सर लॉ में तो और लिखा है, आपने एंड क्यों लिखा है? बिकॉज लॉ में उन्होंने जनरली और लिख दिया है, बट इट इज नॉट टू बी रेड एज और. अगर आप और पढ़ोगे ना इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा. इट इज टू बी रेड एज एंड. नॉट बीन कैरिंग ऑन बिजनेस और ऑपरेशन एंड हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर एंड हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर. ये तीनों में से तीनों कंडीशन मीट होंगे तब आप इनएक्टिव कंपनी कहलाओगे, एंड देन यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू बिकम अ डॉर्मेंट कंपनी. The application will be made in form MSC1 along with the fees. But however, prior to making an application, you will have to either pass a special resolution at the general meeting, या फिर अगर आप special resolution नहीं पास करना चाहते सर, तो आप अपने members का consent ले लो. 3/4 of the shareholders in value. सर special resolution पास होगा जनरल मीटिंग में. अगर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करना है तो शेयर होल्डर से कंसेंट ले लो, जनरल मीटिंग बुलाए बिना. 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर इन वैल्यू शेड अग्री एंड देन योर रेजोल्यूशन इज सेट टू बी पास्ड. सर अब सवाल ये है, ऊपर आपने बोला सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब होता क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब सर 3 पॉइंट रिलेटेड टू कंप्लायंस, 1 पॉइंट रिलेटेड टू मेंटेनेंस. अगर आप इन ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई भी और ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो, माना जाएगा. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन 3 कंप्लायंस से रिलेटेड. पेमेंट ऑफ फीस टू आरओसी, अगर आप कंप्लायंस का पेमेंट कर रहे हो. दूसरा, अगर आप पेमेंट कर रहे हो विच इज टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ. तीसरा, अगर आप अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर रहे हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब सर ये तीनों कंप्लायंस के लिए कर रहे हो. और फोर्थ, इफ यू आर मेकिंग एनी पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड, अगर आप मेंटेनेंस का खर्चा कर रहे हो, मतलब सर 3 कंप्लायंसेस से रिलेटेड पेमेंट्स और फोर्थ मेंटेनेंस से रिलेटेड पेमेंट्स कर रहे हो तो चलेगा. उसके अलावा अगर कुछ कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगा तो आप डॉर्मेंट कंपनी के स्टेटस के लिए नहीं अप्लाई कर सकते. सर मजा आ जाता है जब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपका खतरनाक वीडियो है, 0.75x की स्पीड पे पहला ऐसा टीचर है जिसका वीडियो देखना पड़ता है. चलो सर यही माहौल है अभी. सर एडिशनल कंडीशंस टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी. डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 8 एडिशनल कंडीशन है कि आपको ये 8 एडिशनल कंडीशन में कहीं भी ब्रीच नहीं होना चाहिए. पहला, आपके अगेंस्ट को इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन ना ही ऑर्डर हुआ होना चाहिए, ना टेकन अप हुआ होना चाहिए. नो प्रोसिक्यूशन शुड बी इनिशिएटेड एंड पेंडिंग. सर प्रोसिक्यूशन अगर क्लोज हो गए तो अलग बात है, लेकिन कोई
प्रोसिक्यूशन शुरू होकर पेंडिंग नहीं होना चाहिए. नो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट एंड नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट. यू हैव नॉट टेकन पब्लिक डिपॉजिट एंड यू हैव नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट. यू हैव नॉट डोंट हैव एनी आउटस्टैंडिंग लोन. बट सर अगर आपका सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कोई भी लोन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन आउटस्टैंडिंग है ना, तो आप क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेने के बाद डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अप्लाई के लिए अप्लाई कर सकते हो. आपके मैनेजमेंट में कोई डिस्प्यूट नहीं है ओनरशिप को लेकर के, या फिर मैनेजमेंट में कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपका कोई गवर्नमेंट का ड्यूज पेंडिंग नहीं है, कोई वर्कमैन का ड्यूज पेंडिंग नहीं है, और आपकी कंपनी जो है वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में. सर आप 8 पॉइंट रीड कर रहे हो, कैसे होएगा, हमको याद कराओ. तो देखो मैंने क्लास में ना याद करने के लिए ये वाला शॉर्टकट बनाया था, लेकिन जब मैंने ये शॉर्टकट बताया स्टूडेंट्स को, सर बोले रहने दो सर, रहने दो, हम ऐसे ही याद कर लेंगे, आप क्यों इतना गंदा शॉर्टकट बनाए हो. तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक बार शॉर्टकट पढ़ो, याद हो जाएगा. आपको मैं बता रहा हूं आईपीएल में क्या हुआ था ना, आईपीएल में जब आईपीएल में प्लेयर्स को लेके डिपॉजिट देना पड़ता है, तो डिपॉजिट को लेके बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था गवर्नमेंट के बीच में और वर्कमैन के बीच में. वर्कमैन मतलब सर जो ग्राउंड पे काम करते हैं, और उसके वजह से क्या हुआ था सर, मान लो आईपीएल का स्टॉक है वो गिरने लग गया. क्या बकवास किया सर आपने, एक बार सुनो. अभी आईपीएल कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, लोन नहीं होना चाहिए. उसके बाद आईपीएल में किस चीज को लेके, डिपॉजिट को लेके कोई पब्लिक डिपॉजिट नहीं होना चाहिए. क्या हुआ है, डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए. किसके बीच में, गवर्नमेंट और वर्कमैन के बीच में, गवर्नमेंट और वर्कमैन का ड्यूज नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से स्टॉक गिर गया, आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होने चाहिए. सर जब आपको समझ आ गया आप डोरमेंट कंपनी बनना चाहते हो, तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा आरओसी को. आप एप्लीकेशन दोगे फॉर्म एमएससी 1 में, और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा डोरमेंट का एमएससी 2 में. सर आपको जब एमएससी 2 का स्टेटस आपको जब डोरमेंट का स्टेटस मिल जाएगा, यू विल हैव टू फाइल अ रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी एवरी ईयर एनुअली इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन. यू विल हैव टू फाइल विद इन 30 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन फॉर्म एमएससी 3 एंड दैट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. सर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सर 30 days का टाइम दिया, बिकॉज आप 30 करोगे क्या यार, कंपनी में काम थोड़ी, ऑडिट करने में कितना ही टाइम लगेगा, 30 days के अंदर अंदर हो जाएगा. आरओसी टू मेंटेन रजिस्टर्स ऑफ डोरमेंट कंपनी, यू विल हैव टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी. हु विल हैव टू मेंटेन रजिस्ट्रार? नाउ सर इफ अ नॉर्मल कंपनी, नॉट अ डोरमेंट कंपनी, इफ अ नॉर्मल कंपनी फेल्स टू फाइल एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 financial year consecutively ना, then registrar will by default issue notice and enter such name in the registrar of dormant company. Please note we are maintaining a separate registrar that is called as register of dormant company. In dormant company what are the minimum number of directors sir? 3 to 1, same as normal company, and the provision of rotation of auditor will not be applicable to dormant company. क्या ही कर लोगे डोरमेंट इनको ऑडिटर्स को रोटेट करवा के. उसके बाद सर एप्लीकेशन फॉर सीकिंग स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी. अगर एक बार आप डोरमेंट कंपनी बन गए, वापस अगर आपको एक्टिव कंपनी बनना है तो क्या सर, तो वापस आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर्म एमएससी 3 में, और एप्लीकेशन के साथ आपको फॉर्म एमएससी 4 में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके साथ एमएससी 3 वाला रिटर्न भी अप्लाई कर दो. सर आरओसी आपका एप्लीकेशन कंसिडर करेगा और उसको लगेगा हाँ भैया एक्टिव कंपनी बन सकती है, तो वो आपको फॉर्म एमएससी 5 में आपका सर्टिफिकेट इशू कर देगा. और सर अगर एक कंपनी जो है वो क्या लिखा हुआ है, हाँ, where a company does not act affecting the status of dormant company. अगर आपको डोरमेंट कंपनी होने के बाद आपको कुछ चीजें करनी थी, जैसे आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आपने कर लिया तो यू विल हैव टू इन्फॉर्म द आरओसी विद इन 7 days. यू विल हैव टू सीक द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी. नाउ 2 additional points sir. आरओसी will strike off the name of such company from register of dormant company if dormant company fails to comply with provision of section 455. अगर आप सेक्शन 455 का कंप्लायंस नहीं करते हो, अगर आप डोरमेंट कंपनी हो, तो रजिस्ट्रार जो है आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा. सर कंपनीज के रजिस्टर में से स्ट्राइक ऑफ कर देगा क्या? नहीं, रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज में से स्ट्राइक ऑफ कर देगा. और सर अगर लेकिन आपने 5 साल तक अगर यू कंटिन्यू टू रिमेन अ डोरमेंट कंपनी, इन दैट केस इस बार वो आपका नाम रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज में से नहीं, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से ही स्ट्राइक ऑफ कर देगा. दीज आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू डोरमेंट कंपनी. एक बार पढ़ लिया काफी है सर, नॉट दैट क्रूशियल, बट एग्जाम में दिखता है. सर एक बार पनिशमेंट की बात कर लेते हैं. सेक्शन 447, 448, 450. 447 सबसे इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. मैंने आपको कई दफा पढ़ा चुका हूं सर ये पनिशमेंट, मैंने आपको चैप्टर 4 के रिवीजन में भी करवाया था, अभी फिर से बता देता हूं. एक अमाउंट है सर 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी विच एवर इज लोअर. अगर इस अमाउंट से ऊपर का फ्रॉड है तो क्या, नीचे का फ्रॉड है तो क्या? अगर ऊपर का फ्रॉड है तो यू विल बी लायबल फॉर अ जेल ऑफ नॉट लेस देन 6 months अप टू 10 years एंड फाइन अप टू 3 ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड अप टू 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड. और सर अगर उस लिमिट से नीचे का फ्रॉड है अमाउंट, तो यू विल बी लायबल फॉर जेल अप टू 5 years एंड फाइन अप टू फाइन अप टू 50 lakh rupees. डू यू सी द वर्ड और हियर?
थर्ड केस क्या है सर, अगर लिमिट के ऊपर का फ्रॉड है और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड है तो सर यू विल बी लाइबल फॉर अ जेल ऑफ नॉट मिनिमम 6 months बट अ मिनिमम 3 years अप टू 10 years एंड अ फाइन ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड अप टू दी 3 times द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड. फ्रॉड मतलब क्या सर, फ्रॉड बोले तो एन एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और अब्यूज ऑफ पोजीशन which is committed with what is the reason why you are committing that act with an intent to deceive or to gain undue advantage or to injure interest of any company shareholder or others, then in that case whether or not you have made a wrongful gain or loss you will be liable for a fraud. Sir, what is fraud? An act, omission, concealment of fact or abuse of position committed with an intent to receive or to gain undue advantage or to injure the interest of the company shareholder, creditor and other people, whether or not you have made wrongful gain or loss. Sir, section 448 क्या है? Punishment for false statement. What is the punishment for false statement? अगर कहीं भी सर किसी भी रिटर्न में, रिपोर्ट में, सर्टिफिकेट में, प्रोस्पेक्टस में अगर कोई भी स्टेटमेंट आप देते हो जो आपको पता है गलत है फिर भी आप दे रहे हो, या फिर आपको कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था लेकिन आप नहीं दे रहे हो, तो आप 447 के फ्रॉड के लिए लायबल हो गए सर. सेक्शन 450 पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टीज इज प्रोवाइडेड. सर अगर हम भूले भटके कहीं पे पनिशमेंट लिखना भूल गए हैं ना तो हमको माफ करो, लेकिन हम आपको माफ नहीं करेंगे, हम आप पे पनिशमेंट लगाएंगे. इफ एनी कंपनी और ऑफिसर कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर व्हिच नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज देयर, देन द कंपनी विल लायबल फॉर अ फाइन ऑफ मिनिमम 10,000 rupees and for every day of continuing default 1,000 rupees per day up to a maximum of 2 lakh rupees, and the officer or default will again be liable for a minimum of 10,000 rupees, 1,000 rupees per day but up to a maximum of 50,000 rupees. ये इंडिविजुअल के लिए लिमिट है मैक्सिमम 50,000, कंपनी के लिए है 2 लाख रुपीस. सर ये हो गया पनिशमेंट वाला प्रोविजन. सर निधि कंपनी जो है, मैंने आपको निधि कंपनी के लिए अलग से वीडियो बना दिया है, वो प्लीज खोज करके देख लो, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. हाँ जी सर, रिमूवल ऑफ कंपनी का रिकॉर्डिंग ऑडियो कट गया था, कट ही गया था सर सही में. चलो जो बैलेंस बीच का पोर्शन है कवर करता हूं, सुनो. रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे सर. रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज क्या होता है, व्हाट डू आई मीन बाय रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज. रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज का क्या सीन है सर, सुनो. बेसिकली कौन से केसेस होते हैं जहां पे एक कंपनी का नाम निकाल दिया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक रजिस्टर मेंटेन करती है सर, वो रजिस्टर को कहते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज. उस रजिस्टर में से किसका नाम निकाल सकते हैं, किसी भी कंपनी का नाम निकाल सकते हैं दो तरीके से, या तो सुओ मोटो रजिस्ट्रार खुद निकाल दे, या फिर कंपनी ने एप्लीकेशन दिया है रजिस्ट्रार को तब रजिस्ट्रार निकाल दे. सुओ मोटो कब निकालेगा सर, 4 केस में निकालेगा. पहला 3 बिजनेस से रिलेटेड है, 4th जो है सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम से रिलेटेड है. पहला अगर इफ अ कंपनी हैज फेल्ड टू कमेंस बिजनेस विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आप इनकॉर्पोरेट हुए थे उसके 1 साल के अंदर बिजनेस नहीं शुरू किया. सेकंड, इफ अ कंपनी हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर द लास्ट 2 years एंड हैज आल्सो नॉट फाइल्ड फॉर सेक्शन 455. सेक्शन 455 क्या है सर, आपने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है. अरे वो तो वही है ना जो अभी अपन ने पढ़ा, डोरमेंट कंपनी. तो अगर आप बिजनेस कैरी नहीं कर रहे हो पिछले 2 साल से. थर्ड, इफ अगर आपके पास अंडर सेक्शन 12 अगर आपके फिजिकल एड्रेस का जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है उसका अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ और उसमें पता चला कि यू आर नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशंस, इन दैट केस. और द लास्ट केस सर, जब आप मेमोरेंडम बनाते हो ना तो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होते हैं, तो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम प्रॉमिस करते हैं कि हम पैसा देंगे और हम कैपिटल लेंगे इफ दे हैव नॉट पेड द पेमेंट विद इन 180 days एंड हैज आल्सो नॉट फाइल्ड एनी डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट. इन दीस 4 केसेस सर रजिस्ट्रार विल स्ट्राइक ऑफ योर नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. लेकिन सर ऐसे कैसे नाम काट दोगे, नाम काटने के पहले यू विल हैव टू गिव अ नोटिस टू कंपनी एंड ऑल इट्स डायरेक्टर्स एंड रिक्वेस्ट द रिप्रेजेंटेशन विद इन 30 days. सर 4 केस क्या है फिर से बोलो. 3 केस बिजनेस का है, अगर बिजनेस शुरू नहीं किया 1 साल के अंदर, अगर पिछले 2 साल में बिजनेस नहीं कर रहे हो और आपने 455 का एप्लीकेशन भी नहीं फाइल किया, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन पे पता चला कि आपका बिजनेस या ऑपरेशन जो है वो कैरी ऑन नहीं हो रहा है और सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ने पैसा नहीं दिया और आपने डिक्लेरेशन भी नहीं फाइल किया विद इन 180 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये तो हो गया सर सुओ मोटो. लेकिन कंपनी कब बोलेगी मेरा काट दो नाम, कंपनी कब बोलेगी मेरा नाम स्ट्राइक ऑफ कर दो. कंपनी विल से इफ अ कंपनी वांट्स टू स्ट्राइक ऑफ इट्स नेम, अ कंपनी में फाइल एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर रिमूवल आफ्टर 3 conditions. फर्स्ट, योर लाइबिलिटी, ऑल योर लाइबिलिटी शुड हैव बीन पेड ऑफ. यू विल ईदर पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन और अ कंसेंट ऑफ मोर देन 75% ऑफ द मेंबर इन पेड अप शेयर कैपिटल अदर देन इन जनरल मीटिंग. एंड थर्ड, इफ अ कंपनी इज रेगुलेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट देन यू विल हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी. फॉर एग्जांपल सर, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी अपना नाम कटवाना चाहती है तो इंश्योरेंस
कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद सर मैंने बोला जैसे ही कंपनी का एप्लीकेशन आता है, रजिस्ट्रार विल इशू अ पब्लिक नोटिस। नाउ आफ्टर कमिंग बैक टू द सुओ मोटो वाला पॉइंट, वेयर द registrar has sent a notice to the company saying boss make your representation within 30 days. If the company fails to make representation, then the registrar will strike off the name and publish notice thereof in the official gazette. On such publication the company will stand dissolved. Dissolve होने से क्या होगा सर? नीचे will read the effect. Now if such order for strike off, registrar to satisfy himself two things. जब जैसे ही strike off का order आएगा, registrar will satisfy itself about two things. One is sufficient provisions are made for what? Realization of the assets, discharge of the liability and the obligation. ऐसे नहीं सर किसी भी कंपनी का नाम काट दोगे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा assets सारा realize होगा और liability pay off होगी। और अगर जरूरी है ना, you also take an undertaking from the managing director or other person in charge for be secured that boss हमारा सारा liability pay off हो जाएगा। And sir nothing in this section will prohibit a company from being wound up. Section 249 restrictions on a company from making application under section 248. सर रिवीजन लेक्चर है, सुनो। अगर पिछले 3 महीने में आपने इन पांचों में से कोई भी हरकत की है तो आप 248 में एप्लीकेशन नहीं दे पाओगे। वो 5 हरकत क्या है सर? PATNW। पी, अगर सर आपने कोई भी राइट्स या प्रॉपर्टीज अगर आपने जो होल्ड करते थे वो आपने सेल किया है या डिस्पोज किया है फॉर वैल्यू। ए, इफ यू हैव एंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी अदर देन द 3 एक्टिविटीज, वन एप्लीकेशन अदर देन एक्टिविटीज व्हिच इज नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन अंडर 248 कंक्लूडिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और कंप्लाइंग विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। टी, अगर आपने सर ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दिया है फॉर अ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन एंड सच मैटर इज नॉट येट कंक्लूडेड। एन, अगर आपने नाम या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस का शिफ्ट करवाया है, नाम चेंज करवाया है या आरओ शिफ्ट करवाया है। और डब्ल्यू, सर इफ यू आर बीइंग बाउंड अप अंडर द कंपनीज एक्ट और ऑल द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव एन एप्लीकेशन। इफ यू वायलेट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन यू विल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज। 250, सर अगर आप डिसॉल्व होते हो तो 2 चीजें होती है। पहला, यू सीज टू ऑपरेट, योर बिजनेस विल नो मोर बी ऑपरेशनल। सेकंड, योर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी डीम्ड टू बी कैंसल्ड। लेकिन सर इससे 3 चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन हु इज इन्वॉल्व, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन का, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स और पेमेंट्स ऑफ लाइबिलिटी, पैसे कमाने में और पेमेंट करने में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। 251 फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ द नेम्स। इफ यू वर मेड एन एप्लीकेशन एंड द इंटेंशन बिहाइंड द एप्लीकेशन वाज टू डिफ्रॉड, मतलब आप किसी क्रेडिटर का पेमेंट से बचना चाहते थे या फिर किसी पर्सन को डिफ्रॉड करना चाहते थे या कोई लाइबिलिटी इवेड करना चाहते थे, तो बॉस एवरी पर्सन हु इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी यू विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल एंड यू शुड बी लायबल फॉर for a you shall be punishable under section 447। पर सर आपने तो नोट्स जो हमको प्रिंट आउट दिया है उसमें पनिशेबल लिखा ही नहीं है। अरे वो कसम से लिखा है, वो ना थोड़ा टेबल छोटा हो गया ना तो वो नीचे खिस गया। जैसे ही टेबल मैंने थोड़ा खींचा ना, ये जो साइड में डब्बा दिख रहा है ना आपको, ये साइड में ये डब्बे को मैंने जैसे ही खींचा तब वो अपने आप वापस आ गया। तो सर अभी क्या करना है, अभी वहां लिख लो पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। रजिस्ट्रार में ऑल्सो रिकमेंड प्रोसिक्यूशन अगर लगे तो। 252 रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। सर नाम काट कौन सकेगा? आरओसी। सीएगा कौन जब नाम कट जाएगा तो? एनसीएलटी। मतलब सर एक बार अगर कट गया ना तो सीने के लिए एनसीएलटी बुलाना पड़ेगा। आरओसी जिसने काटा वो खुद नहीं सी पाएगा। पहला, हु कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द नेम? एनी पर्सन हु इज अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द आरओसी विल गो टू एनसीएलटी विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर आएगा सर उसके 3 साल के अंदर अंदर आप चले जाना एनसीएलटी के पास। और अगर ट्राइब्यूनल इज सैटिस्फाइड दैट यस बॉस रिमूवल ऑफ नेम वाज अनजस्टिफाइड या फिर एब्सेंस ऑफ ग्राउंड है, इट विल रिस्टोर द नेम आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एंड सर जैसे ही आपका नेम रिस्टोर हो जाएगा तो आपको कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो चाहिए ना, तो आरओसी के पास चले जाना फॉर अ फ्रेश इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकंड पॉइंट ये है सर, अगर रजिस्ट्रार को खुद को ये लगता है कि मेरे को कोई इनएडवर्टेंटली मतलब एरनियसली या फिर मतलब कोई गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने नाम काट दिया, तो भी आरओसी खुद अपना नाम रिफिल नहीं करवा पाएगा सर कंपनी का। आरओसी विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू द एनसीएलटी आस्किंग कि बॉस नाम रिस्टोर कर दो। और अगर ट्राइब्यूनल को लगता है यस बॉस दिस एप्लीकेशन इज वैलिड, देयर वाज नो ग्राउंड टू रिमूव द नेम, देन इट विल रिस्टोर द नेम बट द एप्लीकेशन अगेन हैज टू बी मेड विद इन 3 years। बट सर लॉ ने ऊपर बढ़ के एक और प्रोविजन बोला कि अगर कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि कंपनी खुद मेंबर्स, क्रेडिटर्स या फिर आपके डिबेंचर होल्डर्स हो गए या फिर वर्कमैन हो गए, ये सारे लोग जो अग्रीव्ड पर्सन अगर होते हैं, दे कैन रिक्वायर द रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी अप टिल 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। और अगर सर ट्राइब्यूनल ये सैटिस्फाई हो जाता है कि रिस्टोर करना जरूरी है या फिर रिस्टोर करना रीजनेबल है, तो वो नाम रिस्टोर कर देगा और जो भी रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो पास कर देगा सर। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा है। गवर्नमेंट कंपनी में मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट कंपनी 245 धिक्कार होता है अगर सेक्शन याद ना
हो 245 का? 245 गवर्नमेंट कंपनी. व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? अ गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी. देयर आर टू कंपनीज कैन बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी. एक वो हो गया a company in which more than 51% of the paid up share capital is held by the central government, state government, or partly by the central government, partly by the state government. और दूसरा वो कंपनी हो गया which is a subsidiary of a government company. तो अगर एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी. पेड अप शेयर कैपिटल इन दिस केस विल इंक्लूड बोथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल. और अगर ऐसे क्लासेस ऑफ शेयर्स है जिसके अलग अलग वोटिंग पावर्स है तो आपका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा? जितना आपका टोटल वोटिंग पावर है. सर ये कैलकुलेशन मैंने आपको क्लास में समझाया था. उसके बाद दो कॉन्सेप्ट और बता देता हूं सर. देखो एक एग्जांपल बता देता हूं. अगर एक कंपनी है डिटरमाइन करना है गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है, उसमें 20% स्टेक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है, 20% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 20% स्टेक ओएनजीसी का है जो एक गवर्नमेंट कंपनी है. क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? पॉज करके बताओ. Answer is no, sir. The subsidiary of a government company is a separate condition. More than 51% is a separate condition. अगर आप 20% गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करती है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग काउंट करेंगे. 394 और 395 बहुत इजी है सर. एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात करता है. एनुअल रिपोर्ट के बारे में क्या बोलता है? एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी. अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है, दो गवर्नमेंट कंपनी है, 394 395. अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक मेंबर है तो उस गवर्नमेंट कंपनी को विद इन 3 months फ्रॉम द एनुअल जनरल मीटिंग इट विल हैव टू प्रिपेयर द एनुअल रिपोर्ट एंड दैट एनुअल रिपोर्ट विल हैव टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. एंड अलोंग विद द एनुअल रिपोर्ट यू विल आल्सो प्लेस द ऑडिट रिपोर्ट एंड द कमेंट्स ऑफ द सीएजी देयरऑन. और सर उसी कंपनी में अगर स्टेट गवर्नमेंट भी मेंबर है तो स्टेट गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट को ले जाकर के स्टेट लेजिस्लेचर के सामने भी रखना पड़ेगा. लेकिन अगर 395 कहता है अगर एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर नहीं है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है, तो वो एनुअल रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? स्टेट गवर्नमेंट में. विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग इट विल हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड दैट रिपोर्ट विल हैव टू बी प्लेस्ड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. क्या बात कर रहे हो? हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्यों रखेगा? स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो रखेगा स्टेट लेजिस्लेचर में. नो रिपोर्ट विल बी प्लेस्ड इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. इन व्हाट केस? इन केस वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अ मेंबर, ओनली स्टेट गवर्नमेंट इज अ मेंबर. एंड सर दिस प्रोविजन विल आल्सो बी एप्लीकेबल इफ लिक्विडेशन इज गोइंग ऑन. दैट्स इट ऑन गवर्नमेंट कंपनी. निधि कंपनी मैंने आपका कवर कर दिया है दूसरे लेक्चर में. अब आ जाते हैं सर रजिस्टर्ड वैल्यूअर पे. रजिस्टर्ड वैल्यूअर देख लेते हैं सर. सुनो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपका एक ही सेक्शन है, सेक्शन 247. अरे सर इतना छोटा? हाँ, क्योंकि रूल्स बड़ा है ना उसका, तो सेक्शन छोटा है. सेक्शन 247 टॉक्स अबाउट रजिस्टर्ड वैल्यूअर. व्हाट इज द रजिस्टर्ड वैल्यूअर? सर देखो बहुत सारे असेट्स होते हैं, बहुत सारे लाइबिलिटीज होते हैं, बहुत सारे चीजें होती है जिसका वैल्यूएशन करवाना होता है. पहले एरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी टॉम डिक एंड हैरी वैल्यूएशन करता था. अब इन्होंने प्रोफेशनल बना दिया. रजिस्टर्ड वैल्यूअर सर वैल्यूएशन करेगा. रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होता है बॉस? कौन होता है? एक बंदा जिसने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लेकर के डिग्री ली है, जाके रजिस्टर हुआ है, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है. तो सर मेरा वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर व्हाट? ऑफ एनी असेट से प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटी, गुडविल. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, गुडविल, अदर एसेट्स, नेटवर्थ और लायबिलिटीज. इन सब का वैल्यूएशन कौन करेगा? वो जिसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, हु इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड इज अ मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन एंड इज अपॉइंटेड बाय ऑडिट कमिटी और बोर्ड इन द एब्सेंस ऑफ द ऑडिट कमिटी. अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड अपॉइंट कर रहा है, और अगर ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी अपॉइंट कर रहा है. 3 कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए सर. क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी है, मेंबर ऑफ आरवीओ भी है, और आपको अपॉइंट किया जा रहा है, तब जाके आप वैल्यूएशन कर सकते हो. उसके बाद मैंने आपको क्या बोला सर? What is the role of the registered valuer? 4 रोल है सर. ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन करेगा, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करेगा, मेक वैल्यूएशन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, एंड विल नॉट अंडरटेक अ वैल्यूएशन इफ ही इज इंटरेस्टेड. हाउ डू यू नो वेदर ही इज इंटरेस्टेड और नॉट? यू विल व्हेन विच पीरियड विल यू चेक? द डेट ऑन विच यू आर टेकिंग द वैल्यूएशन, उसके पहले के 3 साल, और जब आपका वैल्यूएशन खत्म हो रहा है उसके बाद का 3 साल देखोगे कि आप भैया इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो ड्यूरिंग द 3 years बिफोर एंड प्रायर. सर उसके बाद कॉन्ट्रावेंशन बाय नो वैल्यूअर, नो इंटेंशन टू डिफ्रॉड, फाइन ₹50,000. सर प्लीज सुनो, आपको जो मैंने समरी नोट्स दी है उसमें लिखा है 25,000 to 1 लाख रुपीस. वो हो गया है अमेंड, और वो अमेंडमेंट आपके समरी नोट्स में कैप्चर नहीं हुआ है. सर मतलब आपने गलत नोट्स दिया? नहीं भाई, एक आध दो गलतियां हो जाती है, इंसान हूं, माफ कर दो. कॉन्ट्रावेंशन बाय वैल्यूअर क्या होता है? नो इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड, फाइन ₹50,000 तक का है सर. लेकिन अगर आपका इंटेंशन था ना फ्रॉड करने का, तो सिर्फ पैसे लेके नहीं चलेगा मालिक, अपने को आपको जेल में भी डालना पड़ेगा, जेल अप टू 1 year. एंड do you notice the word and the fine will be up to 1 lakh rupees to 5 lakh rupees. 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का फाइन लगेगा बॉस. सेक्शन सबसेक्शन 3, what will happen? Refund remuneration received by him, and he will also have to pay for damages arising to the company or other person from his incorrect or misleading statement in his report. मतलब सर उसको पैसे तो रिफंड, जो पैसे उसने लिए वैल्यूएशन के वो भी रिफंड करना पड़ेगा, और अगर किसी को लॉसेस हुआ है तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा. अब आ जाते हैं रूल्स पे सर. कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017. सर सुनो,
असेट क्लास क्या होता है सर, मैं आपको बता देता हूं। असेट क्लास मतलब बहुत सारे तरह असेट्स को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सिक्योरिटी, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, और एक एक असेट क्लास का आपको डिग्री मिलता है। अब सर कौन पर्सन एलिजिबल है टू बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, डिपेंड करता है सर क्या वो पर्सन है या वो पार्टनरशिप फर्म या फिर क्या है, कंपनी है। इफ यू आर अ पर्सन यू विल बी एलिजिबल टू बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर कंडीशंस आर satisfied. देयर आर 11 कंडीशन। पहला, आपको आरवीओ का वैल्यूअर मेंबर होना पड़ेगा सर। आई एम प्लीज अज्यूमिंग दैट यू नो आरवीओ, आरबीआई, बीबीआई, ये सब आपने क्लास में पढ़ा है, क्योंकि ये सब अभी हम रिवीजन लेक्चर में नहीं डिस्कस कर सकते सर। आप एक आरवीओ के वैल्यूअर मेंबर हो, उस आरवीओ ने आपको रेकमेंड किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, आपने वैल्यूएशन का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया और 3 साल के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, आपके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, यू आर नॉट अ माइनर, यू आर नॉट अनसाउंड माइंड, you are not undischarged bankrupt, or you have not applied for adjudication to be adjudged as a bankrupt, you are a person resident in India। सर जो फेमा का डेफिनेशन है वही यहाँ पे है, फेमा का डेफिनेशन ही हमको नहीं समझ आ रहा है, यहाँ वाला क्या समझ आएगा सर। और उसके बाद यू शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। अगर आप कन्विक्ट हुए भी हो ना तो जेल के बाद 5 साल तक की आपकी छुट्टी है, 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो गए। लेकिन सर अगर आप 7 साल से ज्यादा के लिए जेल चले गए ना तो आप फॉर एवर डिस्क्वालिफाइड हो गए, सिमिलर टू व्हाट वी हैड स्टडीड इन आवर कंपनीज एक्ट, मतलब ये भी कंपनीज एक्ट है, सिमिलर टू व्हाट वी हैड स्टडीड इन 164। उसके अलावा सर आपका सेक्शन 271 जे में कोई इनकम टैक्स की पेनल्टी, 271 जे ऑफ इनकम टैक्स के अंडर कोई पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए, जो बेसिकली अगर एक प्रोफेशनल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉल्स रिपोर्ट देता है तो जो पेनल्टी लगती है। एंड लास्ट, यू शुड बी ए फिट एंड प्रॉपर पर्सन। फिट एंड प्रॉपर पर्सन मतलब क्या सर, ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, उसको भी इन्होंने डिफाइन किया कि आप इंटेग्रिटी ऑफ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी होने चाहिए, आपके अगेंस्ट कोई कन्विक्शन ऑर्डर नहीं होना चाहिए, और आप फाइनेंशियली सॉल्वेंट होने चाहिए। जान ले लो भैया इतने कंडीशन लगा के, एक तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की भी जान ले लो, हमारी भी ले लो, इतना सारा याद करवा रहे हो। चलो याद करते हैं सर, मैं आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में बताता हूं। सबसे पहले डिग्री ले ली भैया, डिग्री, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन ले लिया। एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन लेने के बाद जाके वैल्यूएशन का एग्जामिनेशन दे दिया, एग्जामिनेशन देते ही आप वैल्यूअर मेंबर बन गए आरवीओ के, और आरवीओ ने आपका नाम रेकमेंड कर दिया आईबीबीआई को रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये 4 कंडीशन मीट हो गए। उसके बाद सर 164 का 3 कंडीशन याद करो। इंसॉल्वेंट, आप माइनर नहीं हो, अनसाउंड माइंड के नहीं हो, और अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं हो। एक और कंडीशन याद करो सर, आप कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस नहीं हो, और अगर ऑफेंस के लिए जेल गए हो तो 5 साल लैप्स हो गया, और अगर 7 साल से ज्यादा के लिए जेल हो गए तो फॉर एवर डिस्क्वालिफाइड हो गए। उसके बाद 2 और पॉइंट अलग है सर, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, और इनकम टैक्स एक्ट, मतलब 2 अलग एक्ट का रेफरेंस है, फेमा का और इनकम टैक्स एक्ट का। और लास्ट, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होने चाहिए सर। फिट एंड प्रॉपर पर्सन मतलब आईओएस, आई इंटेग्रिटी, ओ और कोई कन्विक्शन ऑर्डर नहीं आया होना चाहिए आपके अगेंस्ट, एस फाइनेंशियली सॉल्वेंट होने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं सर, ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। अब सर ये तो हो गया पर्सन की एलिजिबिलिटी। अब बताओ पार्टनरशिप एंटिटी या कंपनी को अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है तो क्या सीन है। पार्टनरशिप फर्म में कौन होता है सर, पार्टनर्स। कंपनी में कौन होता है, डायरेक्टर्स। तो हम कंपनी का भी देखेंगे और हम उनके लोगों का भी देखेंगे एलिजिबिलिटी। आप यहां पे अलग तरीके से इन्होंने लिखा है, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे अगर, आप एलिजिबल नहीं होगे अगर क्या, आप एलिजिबल नहीं होगे अगर ये 6 में से कोई भी कंडीशन में आप फॉल कर जाते हो। क्या है सर वो 6 कंडीशन, अगर इफ यू आर सेटअप फॉर एन ऑब्जेक्ट अदर देन रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विस, फाइनेंशियल और वैल्यूएशन सर्विस। अगर सर मेरा ऑब्जेक्ट है गैम्बलिंग करवाना, आई will not be allowed to be registered as a registered valuer. My object should be only to provide financial service, professional service or valuation service. Second, if I'm a company, I should not be a subsidiary, joint venture or associate of any other company or body corporate. I should not be undergoing interim insolvency resolution process. इंसॉल्वेंसी, CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, हाँ, शुड नॉट बी अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी। हंस क्या रहे हो गया है मेरा सीए बन गया हूं, ठीक है सर। इज अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट। फोर्थ, ऑल पार्टनर और डायरेक्टर आर नॉट एलिजिबल अबव एक्सेप्ट ए एंड बी। मतलब क्या सर, आपके अगर सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं ऊपर कहीं पे भी एलिजिबल नहीं है, मतलब सर ऊपर जो पॉइंट्स है इंडिविजुअल के लेना, वो आपके सारे पार्टनर्स को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर उसमें से एक भी पार्टनर है जो ऊपर कहीं या तो कन्विक्टेड है या अनसाउंड माइंड का है तो प्रॉब्लम है सर, आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर ए और बी। मतलब सर ये जरूरी नहीं है आप सारे वैल्यूअर मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर आप ये भी जरूरी नहीं है कि आप रिकमेंडेड बाय बोर्ड हो, आप रजिस्टर्ड हो। उसके अलावा सर सारे कंडीशन जैसे कि अनसाउंड माइंड, बैंकरप्ट, ये सारे कंडीशन मीट होने चाहिए। और सर आपके लोअर ऑफ 3 पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स और डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज लोअर, इतने तो आपके रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने चाहिए। एंड नन ऑफ योर प्रमोटर और इफ देयर इज अ केस वेयर इन योर फर्म में कोई भी पार्टनर या फिर कंपनी में कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं है जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उस क्लास ऑफ असेट्स के लिए जिसका वैल्यूएशन करने की बात कर रहे हो, तो भैया तुमको कैसे बना दे हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल सर, अगर आप आरबीओ, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो
और आप बोल रहे हो मेरे को प्लांट एंड मशीनरी असेट क्लास का मेरे को क्या बना दे, मेरे को तू बना दे रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अरे अगर तुम्हारा एक भी पार्टनर या तुम्हारा एक भी डायरेक्टर अगर उस क्लास का रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं है तो तुम्हारे में एक्सपीरियंस क्या है उसका, हम नहीं देंगे तुमको डिग्री। 6 कंडीशन है सर। पहला ऑब्जेक्ट्स, योर ऑब्जेक्ट्स आर अदर देन व्हाट शुड बी, इफ यू आर अ सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट ऑफ एनी अदर कंपनी। थर्ड, इफ यू आर अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और यू आर एन अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट। फोर्थ, इफ योर ऑल योर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स आर नॉट एलिजिबल अबव, मतलब सर आपके सारे प्रमोटर्स डायरेक्टर्स अगर एलिजिबल नहीं है। फिफ्थ, अगर आपके 3 या फिर जितने एक्चुअल में सारे पार्टनर्स और पार्टनर्स या डायरेक्टर्स है वो सारे के सारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं है। एंड लास्ट सर, अगर आपके कोई भी पार्टनर या डायरेक्टर ऐसे नहीं है जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर उस क्लास ऑफ एसेट क्लेम जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन मांग रहे हो, तो सर नहीं बन सकते। ये हो गया सर एलिजिबिलिटी। अब आता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए सर? तो इन्होंने बोला क्वालिफिकेशन 3 हो सकते हैं, या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री या फिर मेंबरशिप ऑफ एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस पार्लियामेंट। अब सर ये डिग्री आपकी जो डिग्री है ये कहां से होनी चाहिए? फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ इन इंडिया इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन। कोई एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आपने वो डिग्री ले रखी है। अब सर एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? देखो अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो 3 साल का चल जाएगा, लेकिन सर बैचलर का डिग्री है ना तो 5 साल लगेगा। और सर अगर प्रोफेशनल डिग्री है सीए हो तो भी भैया 3 साल में चल जाएगा। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में और प्रोफेशनल मेंबरशिप में आपका 3 साल चल जाएगा, बैचलर में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कुछ लोग तो यहाँ पे सोच रहे हैं अरे भाई इतना डिटेल में तो मैंने ना पढ़ा है ना मेरे टीचर ने पढ़ाया है, क्या करें? भैया कोई बात नहीं, अभी सुन लो, और अगर नहीं जमता तो अभी तो क्लास मत लो मेरी, बिकॉज इट इज टू लेट। टेक इट, मतलब अभी भी टाइम है, एकदम आज में देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन आज से 3-4 दिन बाद तो बिल्कुल भी क्लास की सोचना भी मत, बहुत हाई टाइम आ जाएगा। ऑन एप्लीकेशन मेड बाय एलिजिबल इंडिविजुअल एंटिटी टू कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सर मतलब क्या, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो किसके पास? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। सर आरवी बनने के बाद आरवीओ में मेंबरशिप मिलता है, आरवीओ में मेंबरशिप के बाद आप आईबीबीआई के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो। जब एप्लीकेशन जाता है ना तो रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। सबसे पहला आपके पास रिलेवेंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? आप लॉ के कंप्लायंस में कर रहे हो, यू आर नॉट कंडक्टिंग वैल्यूएशन फॉर क्लास अदर देन विच फॉर रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड प्रायर परमिशन ऑफ अथॉरिटी बिफोर शिफ्टिंग मेंबरशिप। मतलब सर ये सारे कंडीशंस आपको मीट करने पड़ेंगे जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। पहला तो आपके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पूरा समय है, आप लॉ का कंप्लायंस कर रहे हो, आप उसी एसेट क्लास का वैल्यूएशन कर रहे हो जिसका आपने परमिशन लिया है। अगर आप अपना मेंबरशिप शिफ्ट करना चाहते हो आईसीएआई से लेके आईसीएसआई के पास, मान लो अगर सीए इंस्टीट्यूट से लेके सीएस इंस्टीट्यूट के पास आप अपना मेंबरशिप शिफ्ट करना चाह रहे हो तो प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। आप आरबीओ ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उसका कंप्लाई करना पड़ेगा। आप ग्रीवेंसेस एड्रेस करने के लिए एडिक्वेट स्टेप्स ले रहे हो। यू आर मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द असाइनमेंट फॉर 3 years फ्रॉम कंप्लीशन। जब भी आपका कोई असाइनमेंट खत्म हो रहा है 3 साल तक आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। और अगर सर रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है वो पार्टनरशिप फर्म या कंपनी है तो आप अपने सिर्फ उसी पार्टनर को या डायरेक्टर को साइन करने दे रहे हो जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर खुद है। और सर आप डिस्क्लोज कर रहे हो कंपनी कंसर्न, डिस्क्लोज टू कंपनी कंसर्न द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन फर्म और कंपनी बाय द साइनिंग पार्टनर और डायरेक्टर। मतलब अगर कोई पार्टनर है तो वो उसने उस फर्म में कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो डिस्क्लोज कर रहे हो। और आप आईबीबीआई को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर रहे हो अगर आप किसी प्रमोटर या डायरेक्टर को निकाल रहे हो जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है सर। और अगर एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर फर्म है तो सारे पार्टनर्स जॉइंटली और सेवरली लायबल है, और अगर कंपनी है तो कंपनी लायबल अलोंग विद द साइनिंग डायरेक्टर। सर सुनो फिर से बता रहा हूं, समझ जाओगे अभी। सर अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन ले लेते हो ना आईबीबीआई का, मेरे को किसी ने बोला है सर बोलना कम करो तो मैं दोस्त बोलूंगा, आपसे दोस्त बोलूंगा। चलो दोस्त सुन, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो ना अगर आईबीबीआई के पास तो आपको ये सारे कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हमेशा आपके पास है, लॉ का कंप्लायंस हो रहा है, असेट क्लास आप मेंटेन कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो अगर अपना मेंबरशिप तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हो, ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर रहे हो, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो 3 साल के लिए। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म और कंपनी हो तो 3 चीजें देखनी पड़ेगी। पहला, आप सिर्फ रजिस्टर्ड वैल्यूअर को साइन करने दोगे, जो साइन कर रहा है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्क्लोज करेगा। और आप अगर किसी भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपने पार्टनरशिप से या डायरेक्टरशिप से निकाल रहे हो तो तत्काल प्रभाव से आईबीबीआई को बता दिया जाए। और अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो सारे पार्टनर्स जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। और अगर एक कंपनी है तो कंपनी और सिर्फ साइनिंग डायरेक्टर लायबल होगा, बाकी डायरेक्टर्स लायबल नहीं होंगे। सर सुनो, यहाँ पे ना आप मेरे को एक शॉर्टकट बना करके नीचे नोट्स में बता दो, QLAC। सर मैं क्यों शॉर्टकट बनाऊं, किसको एग्जाम देना है? हाँ चलो, शिफ्टिंग, मेंबरशिप, कोड ऑफ कंडक्ट, ग्रीवेंसेस, रिकॉर्ड्स, मेरे को देना है एग्जाम।
अगर आप और ये सर ये 5 कंडीशन हो गए अगर आप फर्म हो और कंपनी हो तो इसको बस ऐसे ही लिख लो, लेकिन इसका एक शॉर्टकट बना लो, अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्रिकेट से रिलेट करके बना लो, मजेदार बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन कंडक्ट कैसे होगा सर? एज पर स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ही वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स भी नोटिफाई होंगे। भगवान जिस दिन नोटिफाई हो जाए, कोर्स में नहीं डाल दियो। और जैसे ही नोटिफाई होगा, नोटिफाई जब तक नहीं होता तो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं या फिर जो आरबीओ अडॉप्ट कर रखा है, मतलब सर जैसे आईसीआई ने एक स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर रखा है, उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लो। और सर सुनो, जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो ना, तो कभी कभी हो सकता है शुभम अगर वैल्यूअर है तो शुभम ने एक दोस्त आदित्य का वैल्यूएशन का इनपुट्स ले लिया कि भाई तेरा क्या इनपुट्स है बता दे। तो सर अगर आप आदित्य का इनपुट्स ले रहे हो ना, तो आप अपने रिपोर्ट्स में बड़ा क्लियरली लिख देना कि मैंने आदित्य से इनपुट्स लिया है, लेकिन उससे आपकी लाइबिलिटी कम नहीं हो जाती, लाइबिलिटी रिमेन्स योर्स। उसके अलावा सर व्हाट ऑल थिंग्स डू यू हैव टू स्टेट इन योर रिपोर्ट? मैंने आपको क्लास में रिपोर्ट दिखाया था रजिस्टर्ड वैल्यूअर का। रिपोर्ट क्या होता है सर? रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिटी ऑफ द वैल्यूअर एंड द अदर एक्सपर्ट्स, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड वैल्यूएशन डेट एंड द डेट ऑफ रिपोर्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द एसेट बीइंग वैल्यूड एंड पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। सर ये सारी होगी बेसिक चीजें अपने बारे में, कंपनी के बारे में और वैल्यू एसेट क्लास के बारे में। उसके अलावा सर कोई इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन जो आपने किया, आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था, प्रोसीजर क्या था, फैक्टर्स क्या आपने कंसीडर किया और आपका कंक्लूजन क्या है। मतलब सर ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया, ये हो गया बेसिक, ये हो गया प्रोसेस। और लास्ट में सर कैविएट, लिमिटेशन एंड डिस्क्लेमर, CLD, कैविएट्स, लिमिटेशन, डिस्क्लेमर। इसका मतलब क्या सर? आप एक तरह से डिस्क्लेमर दे रहे हो कि भैया जब मैंने प्रोसेस किया ना तो मेरे को ये डिफिकल्टी आई, तो मैं रिलाई नहीं कर रहा हूं, दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट लिमिटिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इसके लिए लायबल नहीं हूं, आप सिर्फ एक डिस्क्लेमर दे दो कि भैया ये प्रॉब्लम हुई थी जब मैं क्या कर रहा था, वैल्यूएशन। सर अब मेरे को मिल गया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मैं कौन? शुभम। शुभम को मिल गया एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या मैं उसको हमेशा के लिए रखूं? हाँ रख सकता है भाई। क्या तू उसको सरेंडर भी कर सकता है कि भैया मेरे को वैल्यूएशन का काम नहीं करना? यस यू कैन डेफिनेटली गो एंड सरेंडर एज पर द रेगुलेशन ऑफ आरबीओ। अगर आप आईसीआई के अंडर रजिस्टर्ड हो, आईसीएआई आरबीओ के अंडर रजिस्टर्ड हो, तो आप उनके रेगुलेशंस के हिसाब से सरेंडर कर सकते हो और तुरंत ही आप इन्फॉर्म कर दोगे अथॉरिटी को भी कि भैया मैंने सरेंडर कर दिया है। तुम तो इन्फॉर्म करोगे ही, आरबीओ भी इन्फॉर्म करेगा 7 डेज के अंदर, जब वो अप्रूव कर देगा एप्लीकेशन को। सर आते ही नहीं करेगा, अप्रूव करने के बाद करेगा, और साथ में आरबीओ अपने वेबसाइट पे भी प्लेस कर देगा ये सारे डिटेल्स। सर आरबीओ कर रहे हो, आरबीओ होता क्या है? बेसिकली एन आरबीओ इज अ पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन में बी रिकॉग्नाइज्ड एज आरबीओ स्पेसिफिक टू एसेट क्लास इफ 4 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। सर अगर 4 में से कहीं भी आप फॉल करते हो, या तो आप सेक्शन 8 कंपनीज रजिस्टर्ड हो, या फिर आप एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हो जो एस्टैब्लिश अंडर पार्लियामेंट एक्ट, पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश्ड है, या फिर सर अगर आप एक सोसाइटी हो जो सोसाइटी एक्ट में बने हो, या फिर ट्रस्ट हो जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में बने हो, लेकिन आपको अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है 1 साल के अंदर अंदर। तो सर बेसिकली अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो या फिर कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो जो एस्टैब्लिश्ड हो किसी एक्ट के अंडर, तो आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन बन जाओगे। सर आप एक आरबीओ बन के करोगे क्या? आपको सर एजुकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, आप मेंबरशिप दोगे, ट्रेनिंग कराओगे, आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाओगे, आप कंटिन्यूअस एजुकेशन देते रहोगे मेंबर्स को, इसलिए हमने 2 बार दिया। ऊपर एजुकेशनल कोर्सेज भी बनाओगे, कंटिन्यू करोगे एजुकेशन देना, आप क्वालिटी ऑफ सर्विस मॉनिटर करोगे एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैज मैकेनिज्म ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। सर आप तो सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तो क्या करूं? क्या करूं मैं तो रट्टा मार लिया हूं, मेरे को तो याद है, मैं बिना देखे बता दूंगा सर क्या करना है। आपको एजुकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, आपको मेंबरशिप देना है, आपको ट्रेनिंग करवानी है, आपको फिर से एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करनी है, आपको प्रोसीडिंग शुरू करनी है। याद तो आपको करना है ना बॉस, तो एक बार ही रुक जाओ। और बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स भी नहीं बना सकते बॉस, क्योंकि नहीं याद होगा, और अभी तक क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो अपने को पता नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है, फिर भी चलो इसका बना लो। एजुकेशन के 2 पॉइंट है, मेंबरशिप का 1 पॉइंट है, ट्रेनिंग का 1 पॉइंट है, कोड ऑफ कंडक्ट का 1 पॉइंट है, सर्विस क्वालिटी का 1 पॉइंट है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का 1 पॉइंट है। चलो एक बना लो, MTCESD, ये सारे कोड वर्ड, एक बार रुक लो और इसका नोट बना के फटाफट कमेंट में बता दो मेरे को क्या है। सर क्यों कमेंट में बताना है? 2 चीजें होगी, आपके सगे साथियों का भी भला हो जाएगा, कर भला सो हो भला, और साथ में अपन अगले रिवीजन में आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, जब हम एग्जाम के पहले रिवीजन करेंगे या फिर जब हम 21 से 24 में अगर रिवीजन करेंगे, नहीं करेंगे वैसे तो। कंप्लेंट सर, कंप्लेंट अगेंस्ट आरबीओ, एग्जाम के पहले तो बस पूरा रिवीजन करेंगे वैसे भी। चलो कंप्लेंट अगेंस्ट आरबीओ और रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सर अगर मेरे को रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अगेंस्ट या फिर आरबीओ के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट किसी को भी कंप्लेंट करना है ना, तो किसको जाके करूंगा? दादाजी को करोगे। दादाजी कौन है? आईबीबीआई। लेकिन आपको उसके साथ 1000 रुपए का नॉन रिफंडेबल फी देना पड़ेगा, रिफंड होएगा ही नहीं सर वो 1000 रुपया। और सर जैसे ही आप कंप्लेंट दोगे तो अथॉरिटी उसको एग्जामिन करके नेसेसरी स्टेप लेगा। लेकिन सर अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हो ना, जो प्रमोटर या डायरेक्टर है, जो पार्टनर या डायरेक्टर है, तो सर हाँ, तो आईबीबीआई क्या करेगा? उस कंप्लेंट को रेफर कर देगा कंसर्न आरबीओ को कि भैया तू देख ले इसको। मैं आरबीओ का देखूंगा, आरबीओ का आरबीओ देखेगा।
क्या कर रहे हो सर, ये आरबी सुनो सर, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड क्या है, वैसे मैंने आपको बोला नोटिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करने के लिए कमिटी बनाई है, जिसको कमिटी कहते हैं कमिटी टू एडवाइज ऑन वैल्यूएशन मैटर्स। और वो कमिटी का कॉम्पोजिशन क्या है सर, सबसे पहले कॉम्पोजिशन बताने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसमें जो भी मेंबर्स है ना, वो एक बार अपॉइंट हो सकते हैं 3 साल के लिए, वापस से रीअपॉइंट हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 टेन्योर हो सकते हैं, 2 टेन्योर से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब किसी भी हाल में 6 साल से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। उस कमिटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा सर, एक चेयरपर्सन होगा मालिक, उसके नीचे एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर हम क्या पढ़ रहे हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की कमिटी, मतलब वैल्यूएशन से रिलेटेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बनाने, तो कौन कौन इंटरेस्टेड है सर, चेयरपर्सन एक बनेगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का बंदा बैठेगा, एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का बैठेगा, और एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का बैठेगा, ठीक है सर। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट 4 लोग को अपॉइंट करेगा उन अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर को मानते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर को मानता है, तो इनकम टैक्स एक्ट अथॉरिटी में से एक अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा जो उनको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद सर वो 4 लोगों को अपॉइंट करेंगे जो आरवीओ को रिप्रेजेंट करेंगे, 4 अप टू 4 लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, और सर प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई आईसीएसआई या फिर कोई एक ऑफिशियल मेंबर को भी वो मेंबर बैठा देंगे, मतलब सर बैठ के 50 लोग गपशप मारेंगे, इसमें और कुछ नहीं होने वाला। और सर अगर आप इस वाले रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन करते हो ना, तो आप लाइबल हो गए अंडर सेक्शन 469, मतलब क्या सर, आप पे 5,000 रुपए तक, आपको 5,000 रुपए तक की पेनल्टी लगेगी, और 500 रुपए पर डे की भी पेनल्टी लगेगी। सर हुआ, समझ आया, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। एक सेकेंड, नीचे कमेंट में बताओ तुमको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, और प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है सर, ये भी प्लेलिस्ट में जा रही है, सारे रिवीजन लेक्चर्स अपलोडेड हैं, बहुत माहौल है कसम से, रिवीजन लेक्चर्स, अमेजिंग फीडबैक्स, प्लीज यूटिलाइज द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट रिवीजन वीडियो। द ओनली थिंग दैट आई हैव इन माइंड व्हेन आई मेक दिस रिवीजन वीडियो इज एग्जाम्शन। तो सर मैं तो तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम्शन की, आपका क्या सीन है बता दो मेरे को, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, subscribe to the button, so click on the subscribe button, have a good day, bye bye.